लगा सकते हैं, जो है आपकी मर्जी। तो शाह का मतलब होता है सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर अगर देखा जाए तो मनुष्य दो ही के पास मानेगा, या तो देवता के पास है या तो राजा के पास है। आप दो ही आदमी को कहिएगा, या तो राजनीतिक रूप से राजा सुप्रीम पावर है या धार्मिक रूप से देवता सुप्रीम पावर है। अभी धार्मिक ग्रंथ तो लिखने बैठा नहीं, तो इसका हमने राजा के बारे में लिखा है। तो इसमें उस समय के जो भी महत्वपूर्ण राजा हुए, शाह हुए, उनके प्रशंसा में इसने लिखा है, इसीलिए इसका नाम है शाहनामा। उसमें महमूद गजनी भी आएगा, इसलिए ये अपने काम का है। लिखिए, इसमें उस समय के सुल्तानों का वर्णन है। सुल्तान, उस समय के सुल्तानों का वर्णन है। उस समय का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 3 शताब्दी। अगला लिख, हसन निजाम लेखक का नाम। धीरे धीरे नाम बड़ा हो रहा है, घबराना नहीं है। अभी तो कहाँ तक झेलना है वो बताएं। झेलना है या खेलना है उस नाम से। दो चीज होता है ना, या तो आए तो खुश हो जाए कि हम इसका मतलब समझ गए। तो अभी तो देखिए बोर्ड भर जाएगा। पहले लिखेंगे इख्तियारुद्दीन, उसके बाद लिखेंगे मोहम्मद बिन, उसके बाद लिखेंगे बख्तियार, उसके बाद लिखेंगे खिलजी। तब जाकर नाम इसका पूरा होगा। तो ये जो है आपको रिदम से बोलने का क्षमता होना चाहिए कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। तो पहले तो जीव घूमेगा पर्सियन में तब न। तो ये जो है नाम है। अब जरा सोचिए, इनका नाम है कि इनके कुल खानदान का नाम है कि पूरी वंशावली है, ये पता करिए। तो जैसा धर्म उसके हिसाब से पता करने का। श्री जो हम लोग लगाते हैं वही चीज इस्लाम में मोहम्मद लगाएंगे वो लोग। बिन जो है ये दो चीजों को बतलाता है, या तो बेटा या तो वंश, डायनेस्टी। खिलजी ये है तेंदुलकर, ठीक है। ये है रमेश, ये है सचिन, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी का बेटा, देखिए उल्टा पढ़ना है, श्री इख्तियारुद्दीन। कुछ लोग बिना कांड किए बदनाम हो जाता है, वही है बेचारा बख्तियार खिलजी। भारत आया भी नहीं, समझ गए, कुछ किया भी नहीं, या नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया। अरे जलाया ही न कह रहा है इख्तियारुद्दीन, समझ गए। किया कौन, नाम किसका लगा। लेकिन आप जान ही रहे हैं कि अगर कुल में खराब बेटा जन्म लिया तो पिता जिंदगी भर भोगे कि भाई किया है। आप जरा समझिएगा, ऐसा वाला जब नाम आपको पता चल जाएगा तो आपको फिर पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि आप इसको अब पूरी तरह समझ गए। आप देखिए ना, कि कौन बदमाश था पहले ये बताइए। ओसामा बदमाश था कि लादेन बदमाश? अगर आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो इन दोनों आदमी को कल हम मुखर्जी नगर में लादेने चाय वाला चाय पिलाएंगे। होंडा सिटी से आता है चाय पिलाने, 1 लाख रुपया चाय रोज बेचता है।
1-2 रुपया में 1 लाख रुपया। तो अब अगर मीनू कहेगी कि नहीं पीना है, आतंकवादी है, तो बात अलग है। लादेन कैसे आतंकवादी हो जाएगा? बीन के बाद वाला लादेन है ना। ये क्या बताए? वंश भी बताता है ना, यानी परिवार। तो लादेन परिवार का ओसामा, तो बदमाश ओसामा है। अभी थोड़े कि किसी के पीछे लादेन लगा है उसको पकड़ लीजिएगा। तो ये जो है, ये ऐसे पर्शियन जब जानिएगा तब मध्यकालीन भारत पढ़ने में आपको मजा आएगा। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह गाजी, ये मत लीजिए। कितना छोटा सा बाबर पढ़ते हैं, उतना छोटा थोड़े है। अरे काबुल से भारत आ गया, बिना छोटे नाम में आ जाएगा, कितना बड़ा नाम होगा, ठीक है ना। आप जो है तुरंत कहेंगे नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं बादशाह गाजी, जैसे जान जाएंगे तुरंत आप समझ जाएंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी, देख रहे हैं ना, तुरंत समझ जाएंगे। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ठीक है ना। अदूगो और जाएंगे, उसके बाद नकारा है, पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने काम वाला था औरंगजेब तक, कितना को पढ़ेंगे। तो क्या देख रहे हैं आप कि ये जो है ये ऐसे पढ़ना है। तो अब ये इसके पूर्वज उपाधि लेते थे। इसके पूर्वज अपने को कभी भी सुल्तान नहीं कहा, समझ गए, यानी कभी भी वो एक सार्वभौम शासक के रूप में नहीं रहा। स्वतंत्र शासक रहा जैसे भूटान है, लेकिन सार्वभौम नहीं रहा। इसीलिए वो अपने आप को हमेशा कहा गाजी। अब बाबर को सुल्तान बनने का इच्छा नहीं, वो जीपीएससी करने के मूड में है, वो यूपीएससी में सीधा राष्ट्रपति बनना चाहता है। तब इसलिए वो लगाया बादशाह। अब हुआ क्या, तो शुरू वाले जो खलीफा हैं वो सब देखने में भी अच्छे हैं, नेचर में भी अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, नाम भी सीधा साधा रखते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान। जब खलीफा को राज सत्ता का आदत लग जाएगा तब वो भी भारी भरकम उपाधि के साथ आएगा, अल मुस्तन नसीर बिल्लाह, कि अबू बकर कैसे इतना बड़ा हो गया, वो भी इतना बड़ा होगा तब भी नहीं इतना बड़ा को संभालेगा। जब धार्मिक काम कर रहा है खलीफा, बहुत ही सरल आदमी है, जमीन पर सोता है, चटाई बिछा के सोता है, जब उसके मन में आ गया कि जहां जहां इस्लाम तहां तहां हम, तो तब तो खतरा होगा। तो कहेगा अल मुस्तन नसीर बिल्ला, अल कादिर बिल्ला, माने अलग अलग तरह का सब उपाधि देगा। तो क्या हुआ, हलाकू खान करके एक मंगोल नेता है, उसका थोड़ा खलीफा के साथ बना। अभी नहीं कर दिएगा, अक्सर ये वाला बात पठान के पहले न बताना था। हलाकू खान और क्या कहते हैं शाहरुख खान, तो उसका बना नहीं। तो ये क्या किया, खलीफा की हत्या कर दी। और इतना आक्रोशित था कि बगदाद में 7 दिन तक रुका और कहा कि जो खलीफा बनेगा पहले उसकी हम हत्या करेंगे, फिर अब कहीं राज करेंगे। इसको लेकर के कोई खलीफा बनने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए खिलाफत आंदोलन, बाद में हम टर्की के सुल्तान को ही खलीफा मानते, क्योंकि उसी के चैन में वो आता था। तो अब बताइए कि जब सुल्तान कैसे होगा, जब खलीफा ही नहीं है तो सुल्तान कहां से आएगा। अब किसका प्रतिनिधि, बाबर को समस्या ये है। तो उसने कहा कि अब ये बोले हैं कि शाह मने होता है सुप्रीम पावर, तो लिटरल मीनिंग जो होता है शाह मने खुदा, सुप्रीम पावर, और का हम पैर, समझ गया। जैसे खलीफा अपना मोहम्मद साहब कहे, अब यहां से सोचना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। बाबर इनडायरेक्टली चुनौती दे रहा है धार्मिक रूप से मोहम्मद साहब। पैगाम प्लस अंबर पैगंबर, खुदा से जो डायरेक्ट गप कर सकता है एक आदमी है, वो है पैगंबर, क्योंकि वो
अंबर के संदेश को जनता को बतला है। यानी अगर इस टर्मिनोलॉजी में गप करना हो तो वो राइट हैंड ऑफ खुदा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप हाथ हैं तो हम पैर हैं, ये लड़ना चाह रहा है। इसका मतलब ये कहता है शाह के पैर हैं। तो यही जब टर्की गया तो अफ्रांस होके बन गया पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा, और अपने यहाँ आया तो अपने भी थोड़ा इसको ट्रांसफर किए तो ये बन गया बादशाह। इसलिए अच्छा किताब, अब्दुल्ला की किताब, निजामी साहब की किताब, जो हम बढ़िया सब नाम बताते हैं, वो कभी नहीं लिखते हैं बादशाहत, वो कहते हैं बादशाह। बार बार कहेंगे बादशाही क्या होता है, मतलब बादशाही क्या होता है। तो बादशाही यही होता है कि इस्लाम अगर कह दे कि अगर नहीं, इस्लाम कहता ही है कि मस्जिद में सब बराबर, तो बादशाहत कहता है नहीं, हम तो पालकी में बैठ के मस्जिद जाएंगे, क्योंकि आई एम समथिंग, हम भी जो है खुदा के पैर ही हैं। समझ गए। इस्लाम कहता है संगीत नहीं बजाना है, अकबर कहता है हमको नगाड़ा जम के बजाना है, चित्र नहीं बनाना है, जहांगीर कहेगा चित्र बनाना है। यानी इस्लामिक उन नियमों का फॉलो वो बिल्कुल नहीं करेगा जो उसको अपने वंश का जड़ भारत में मजबूत करने में विरुद्ध में हो, उसको पक्का तोड़ देगा। माने उसका एकमात्र उद्देश्य होगा कि पॉलिटिकल जो रूट है मेरे वंश का, उसको भारत में अंदर जो है गाड़ना है। उसके लिए हम जो इस्लामिक पद्धति जितना तोड़ सकते हैं, जिससे कि ध्यान रखना है मीनांडर नहीं हो जाएगा, कनिष्का नहीं हो जाएगा, मतलब बौद्ध और हिंदू नहीं स्वीकार करेगा। अपना आइडेंटिटी बनाते हुए रखना है, जिससे जो मुस्लिम सामंत हैं, गड़बड़ तो वही करेगा हर जगह, वो फ्यूडल हमेशा मेरे साथ है। लेकिन उसके बाद जो है ना इस्लामिक कानून को अगर तोड़ना पड़े तो हम उसको तोड़ देंगे। अगर आप उस फिल्म को देखे हो ऋतिक रोशन वाला जो अकबर आया, तो आप जरा देखिए कि जब जोधा आई है शादी करके, तो उनके बादशाह के हरम में जो है महिलाएं क्या गप कर रही, शिकायत ही कर रही हैं कि एक हिंदू लड़की को ले आया। इसका मतलब क्या देख रहे हैं कि सामाजिक रूप से अगर अकबर बादशाह नहीं होता ना तो हालत उनकी खराब हो जाती। आज समाज के अंदर वो विच्छेदीकरण हो गया है, इसलिए कोई किसी शादी कर लेते हैं तो उल्टा उसको लोग धर्म का नायक बना देता है। लेकिन हकीकत क्या है कि गैर धर्मी और विधर्मी, फिर समझिएगा, विधर्मी का एक ही मतलब लोग भारत में निकालता है मुसलमान। नहीं, मुसलमान भी विधर्मी कहा तो आप हैं। विशेष प्रकार का धर्म, यानी मेरा धर्म नहीं, जो अपनाएगा वो कहलाएगा विधर्मी। तो विधर्मी परिवार से कोई भी आदमी विवाह करके अगर लड़की को लेकर आएगा तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जरा बताना है करम को कि अकबर का जीजा काहे नहीं आया था निकाह, सिनेमा में दिखाया है। उसकी बहन बोल रही है कि भाई के निकाह में जाना है। क्या बोला? यही लाइन बोला, एक विधर्मी की लड़की को लाया है, सारा जो है इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दिया, कौन जाएगा उसके। हालांकि उसका राजनीतिक आग है कि हम अकबर बन जाएं, लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया? सामाजिक दिया। तो क्या देख रहे हैं, इसलिए ये लोग बादशाह है कि इन चीजों को माना कि ये कर दिया बाईपास कि नहीं ये होगा। ये बताइए, जौदा भट्टी राजपूत का बेटा माता की ओर से है फिरोजपुर, ठीक ना। जौदा भट्टी का मतलब हो गया कि मारवाड़ के आसपास का, भाटी राजपूत वहीं मिलता है आपको, तो वही है, नाम थोड़ा बदला है, तो मारवाड़ के आसपास का है। ये जौदा भट्टी राजपूत का बेटा, इसका पिता सेना में ठीक ठाक पोस्ट पे है, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के परिवार का है। इसका मतलब है कि विवाह भी कुछ हाई फाई घर में ही हुआ होगा।
लेकिन क्या इस महिला के लिए इसका पिता अपने घर के अंदर मंदिर बनवा पाया? लेकिन जोधा के लिए, जिसको आप जोधा महल कहते हैं, जब आप वहां जाते हैं तो कृष्ण भगवान अभी भी विराजमान है। वो उसको राज चलाने में अगर जहां तक जमेगा, बस एक के लाइन समझना है कि अकबर हिंदू नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन वहां तक लेगा गैर इस्लामिक, जहां तक कि उसको अपना शासन चलाने में आसानी होगा। इसीलिए हम दो भाग में बांट के पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल कांड। जानते हैं सबसे क्लिष्ट कांड है, और इतना देर में आप समझ गए होंगे कि आपके सर का सबसे फेवरेट कांड है। सबसे ज्यादा इसी में हम ओरिजिनल किताब पढ़े हैं। माने इसमें तो अच्छा को चैलेंज करते हैं कि आना पानी पिला देंगे, जैसे ही किताब का नाम बोलेंगे गायब हो जाओगे कि यह है क्या। क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कभी सीआरएल में जाके देखिए, तब पता चलेगा आपको कि कितनी उस समय के लिखे गए लेखकों का किताब वहां लाइन से पढ़ा हुआ है, जो पढ़ने का हम लोगों को अवसर मिला। चलिए आगे देखें। अब हसन निजामी किताब का नाम लिखेंगे, लिखिए ताज उल मासीरी। देखिए ये आपके लिए ऐसा लिखे हैं क्योंकि आप फारसी में कच्चे न बच्चे हैं, अरे कुछ जानवे नहीं करते। संधि एक ऐसा चीज है कि जो देवता तक करता है, इंसान और शब्द तो छोड़ ही दीजिए, तो वहां भी ये संधि है। ओरिजिनल जब किताब खोलिएगा तो वो है ताजुल मुआसिरी, एक वर्ड है। तो आप जो है गुजराती में जो कहते हैं भुचवा जाइएगा, इसीलिए तोड़ के लिखा रहे हैं ताज उल मासीरी। मासीरी वंश के ताज का इतिहास देख रहे हैं ना, मासीरी वंश के ताज का इतिहास। पहले लिखिए यह काव्य रूप में, कविता के रूप में। फिर लिखिए 1205 ईस्वी में इसने पुस्तक लिखने की शुरुआत की। इसमें 1191 से 1217 तक का इतिहास है, यानी तराइन से शुरू होगा और इल्तुतमिश के 6 साल तक का इतिहास होगा। 1211 में इल्तुतमिश बना है शासक, वो गया तो लंबा 30-31 तक, लेकिन यहीं तक का है। 1191 से 1217 तक का इतिहास है। अब जो लिखा रहे हैं, अगर ये आपके दिमाग में है तो अपने आप लिख लीजिए। लिखिए तराइन और गोरी के भिन्न भिन्न आक्रमणों का वर्णन। तराइन और गोरी के भिन्न भिन्न आक्रमणों का वर्णन। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल का वर्णन। फिर लिखिए इल्तुतमिश के प्रारंभिक 6 वर्षों के इतिहास का वर्णन।
इतना आपको जानना है इस किताब के बारे में। खाली महसूस करिएगा, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्यकालीन का प्रीलिम्स नहीं पढ़ना है। मतलब मान लेते हैं कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जरा आज सोच करके देखिए कि क्या ये सब चीज आपके दिमाग में जिंदगी में घूमेगा अगर इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताएंगे। इसके बाद सीधा अगर जो आप पढ़ लिए जीपीएससी वाला, कितना बढ़िया से पढ़ाए हैं एकदम, राजपूत काल, गोरी का काल, गजनी का काल, वो जीएस के हिसाब से वो क्वेश्चन आंसर लिखा दिया। राजपूतों पर आज क्या करें, लेकिन अब जो ऑप्शनल का क्वेश्चन आएगा वो तो साहित्य पर बेस्ड क्वेश्चन होगा ना, कोई ताजमहल के आधार पे क्वेश्चन होगा ना। तो आप अगर ये नहीं जानेंगे तो मिनिमम 2 प्रश्न तो लिखने होगा। यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं कि मैंने पेपर 1 में हम एक भी नहीं लिखेंगे, तो 2 को मैंने 100 नंबर होता है। क्षमता है कोई लड़के का कि 100 नंबर छोड़ के पास कर जाए? और आप कोई भी पार्ट में 100 नंबर छोड़ दीजिए मेंस में और पास कर जाइए, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए एकदम इसको बढ़िया से पढ़िएगा। ऑप्शनल पढ़ाते समय हमको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम पहले थोड़ा ऐसे ही प्रीलिम्स की जानकारी आपको पहले दे देंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ही उस पर आपको पढ़ाएंगे। नहीं तो वही होगा कि सारू खत्म थी गया मुंह पर, समझ गए, मतलब अपने भी मध्यकालीन में खत्म हो गया। चलिए अब अगला लिखते हैं। मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज। मीनू के दिमाग में चल रहा है इतिहास या राजनीति विज्ञान, क्या हुआ, कुछ चल रहा है ऐसा क्या कि समाजशास्त्र। हमेशा ध्यान रखना है, इतिहास जो है वो दशरथ मांझी वाला पहाड़ है कि एक बार तोड़ दीजिएगा तो रास्ता बन जाएगा। मतलब कहने का एक ही बार जी जान से पढ़ना। अब बाकी विषय जो है हर बार बाढ़ में आपका खेत में पानी आएगा, जाने के बाद फिर से मेड़ सेड़े उड़ो बनाना पड़ेगा हर साल करंट अफेयर्स, और उसके बाद फिर जा खेती करिएगा। तो अब आपके ऊपर है कि एक के बार दशरथ मांझी बनना है कि कुदाल लेकर के जो है ये काम करना है। आप एक छोटा सा चीज समझिएगा, कभी भी आपको गलत नहीं बताएं। गार्गी को फर्स्ट ईयर के सिलेबस में प्रॉब्लम आ रहा है, हम समझ रहे हैं चीज को। वैसे नहीं कैलाश भैया के पास क्या आईएएस का सिलेबस लेके जा रही है, वो पहले बोले कि हमको इग्नो समझा दीजिए कि उसमें है क्या। मेरे पास का नहीं है, हम तो भाई हर आदमी कहते हैं, हम अपना बच्चा के साथ भी यही बोलते हैं कि जब समझाए तो आप मान के चलिएगा कि टीचर समझा रहा है उसमें यस हो जाए, नहीं तो 2 साल बाद भटकिए। आज वो अगर इतिहास में यस कहती 10वां में कि नहीं पापा हमको यही पढ़ना है, तो आज उसको इतना नहीं भटकना पड़ता। वो पॉलिटिकल साइंस जो उसके दिमाग में घुसा है वो सृष्टि देशमुख। हम अपने भी घर के बच्चे के बारे में बता देंगे, ये मत सोचिएगा कि हम खाली आप पे प्रहार करते हैं। तो सृष्टि देशमुख है तो जाके पूछो सृष्टि देशमुख से कि पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि हमको आएगा ही नहीं तो हम गलत कैसे आपको समझा दें। तो हम उसको पेपर 2 समझा देते हैं, आईआर है, पॉलिटी है। और जब पेपर 1 आता है तो अब हम ही नहीं समझ रहे हैं ठीक से कि न्याय के सिद्धांत में पॉलिटिकल साइंस में क्या कहना चाह रहा है, उसका जो पॉलिटिकल थिंकर है वो हम उसको कैसे समझाते हैं। तो यही है, तो इसीलिए मीनू को ऑप्शन दिए कि इतिहास या पॉलिटिकल साइंस है या सोशियोलॉजी, और आसान है। सर ये वीडियो पहली बार पढ़ रही हूं, नाम भारी भारी से। हाँ, वो पहला बार बताए पहाड़ है दशरथ मांझी बनना है, पहली बार खाली तोड़ना है, उसके बाद ही पूरा रास्ता अपना है। आप एक अंतर समझिएगा, दूसरे को छोड़िए। आपके तोमर सर भी माना कि गार्गी जैसा 10वां से ही तो आर्ट्स नहीं पढ़े हैं। हम अपना पूरा बैकग्राउंड बताएं ना आपको, हम पहले फिजिक्स से एमएससी किए,
उसके बाद ट्रैक चेंज किए हैं। तो जिस दिन हम आपके जैसा ही खोले थे ना, तो दिमागे घूम गया था कि यह है क्या। आपको तो क्या है कि हम गाइड करके बताते जा रहे हैं, तो खाली आपको नाम भारी लग रहा है। हमको तो पहले यही नहीं समझ में आएगा कि मिनहाज क्या है, सिराज क्या है, क्योंकि कभी पढ़े ही नहीं थे। लेकिन आज आप देखिए तो कि आप हमसे इतिहास में प्राचीन भारत भी पढ़े पीटी में, आधुनिक भी पढ़े, वर्ल्ड भी, कोई खराब नहीं पढ़ा है आपको। लेकिन आज मेरा कॉन्फिडेंस आप देखिए जो आपको पढ़ा है, सबसे ज्यादा दिख रहा होगा इतिहास में कॉन्फिडेंस। क्यों? इस सबसे कमजोर था ना, तो हम इसका सब ओरिजिनल किताब पढ़ गए। हमारे समय में टाइम ही टाइम था, हुमायूं नामा, बाबर नामा सब निकालो, देखते हैं कहाँ क्या है। तो जब सब पढ़ गए तो सब चीज समझ में आ गया कि क्या कहता है। आज ये मेरा सबसे मजबूत पाठ है, क्योंकि इसमें कहीं घबराहट नहीं होता है। तो अब आइए मिन्हाज उस सिराज। सिराज ये जो है ये शहर का नाम। अगर ये शहर का नाम नहीं होता तो शेर शाह के काल में जौनपुर को ईस्ट ऑफ सिराज नहीं कहा जाता, पूर्व का सिराज। जैसे हमारे उत्तर भारत में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ईस्ट ऑफ कैम्ब्रिज बोलते हैं, कि वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसा है, क्योंकि कैम्ब्रिज है तो इसलिए सिराज है, इसलिए वो ईस्ट है। तो मिन्हाज नाम का व्यक्ति जो सिराज शहर का है, इसीलिए वो है मिन्हाज उस सिराज। अब मतलब कि 1 मिनट मिनू से वार्तालाप करना। अब आप सोचिएगा कि इतना आपको समझाएं तब भारी लगा, मेरा क्या हाल होता है। मतलब इस चीज को सोचिए कि जब हम आपके जैसे बैठते होंगे, हमको कोई कोचिंग वाला तो नहीं पढ़ाया कि हम उसको फीस दिए थे तो हमको एक एक लाइन समझाया। आपने तो दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठे, अब पहुंचा हरिश्चंद्र वर्मा जिसका किताब पढ़ रहे हैं, आज अब वो धारा प्रवाह बोलना शुरू किया, गोल कुछ नहीं। ठीक है, अब बाकी विद्यार्थी इतना खुश क्योंकि वो बीएम भी इतिहास रखा था। जो आप देख रहे हो हम समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, सुन दीजिए। तो क्या कहते हैं, ये जो है अब हरिश्चंद्र वर्मा बोल रहा है, कुछ पता नहीं। आप जरा ये सोचिएगा, एक नूरुल हसन साहब थे पटना, तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट का सलाहकार नियुक्त किया गया था। वो भी मध्यकालीन भारत के नामी खिलाड़ी हैं। अब लिख दिया, बाद में तो हालांकि पार्टी में आकर के वो विधान परिषद से गए और फिर शिक्षा मंत्री भी। अब नूरुल हसन साहब को बुला लिया हमारे। टॉपिक इतना खतरनाक अभी बताते हैं कि आपको पहले पता ही नहीं चलेगा। आदमी जब कहता है हरम तो नकारात्मक ही लेता है, जो आम आदमी है, जो नहीं जानता है। अब हरम के कंसेप्ट पर 3 घंटे का लेक्चर है। अब पहले तो घूम गया दिमागे को बताएंगे क्या, अब आगे 3 घंटा जब समझाए तब पता चला कि हरम का कंसेप्ट क्या है। तो अब जो है ये उस फेज से हम लोग हुए। देखिए, सबसे पहले समझना ये है कि ये जो हरम शब्द है, इसको हमको एक इतिहासकार बन के पढ़ना है। मतलब यहां जो हम समझाएंगे, आप उसको धार्मिक आधार पे अगर देखेंगे तो अलग दिखेगा, लेकिन आपको समझना है इतिहासकार के हिसाब से। इतिहासकार के हिसाब से ये समझना है कि इसका सामाजिक एंगल, इसका आर्थिक एंगल, इसका राजनीतिक एंगल सब जानना है, और इसका सांस्कृतिक एंगल। अब जरा समझिएगा, जिस दिन आपको पढ़ाएंगे हरम का कंसेप्ट, देखिएगा कि कैसे वो 2 टाइम्स मेंस और 3 टाइम्स इंटरव्यू क्लास अलग होता है। सबसे पहले आप इसके सामाजिक एंगल को समझिएगा कि एक राजा केवल वो अपने परिवार का पति नहीं है, समझ गए, वो अपने परिवार का पिता नहीं है, वो पूरे राज्य का पिता है। अब एक राजा जो है, उसके एक निर्णय से, उस वक्त वो निर्णय सही था या गलत हम जान के नाम लेके बताएंगे, उसके एक निर्णय से
बैरम खां की हत्या हुई। ठीक है, अब इसके सामाजिक एंगल को बताइए। अगर उसकी पत्नी एक सामान्य महिला होती, धर्म पर ले चलिए, तो हो सकता था कि वो किसी और से निकाह कर ले। ठीक है, लेकिन जरा ये बताइए कि इस बैरम खां का विरोधी कितना था उस दरबार में, जिसमें उसका सिक्का चलता था, अकबर छोटा था, उस वक्त इसका विरोधी कितना था, जरा ये बताइए। क्या उस समय विधि का शासन था? उस महिला को आप कोई कानूनी सपोर्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, ध्यान रखिए। तो उसकी पत्नी के साथ अकबर की जिम्मेदारी बनती है कि निकाह करनी। हम लोग जो उनसे पढ़े वो समझा रहे हैं, वो अकबर की जिम्मेदारी बनती है वो उसके साथ निकाह करे। नहीं तो उस समय के समाज में ये महिला वेश्यालय में मिलेगी। वो जो विरोधी है ना, किसी दिन रात में हमला किया और उठा के ले जाकर वहां बेच दिया, उनको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन इस्लाम के हिसाब से तो 4 ही होगा निकाह। अब बताइए कि वो राजा क्या करे? उसको सामाजिक सुरक्षा देना है, उसको आर्थिक सुरक्षा देना है, घर कैसे चलेगा? और उसका दोनों बेटा सीधे गायब अगले ही दिन। राजनीतिक सुरक्षा समझिएगा कि वो बड़ा होकर बैरम खान ही होना चाहेगा। तो मतलब दरबार में सामंत, राजा नहीं बनेगा, सामंत तो बनेगा। तो जो एक बड़ा सामंत होगा ना, जो बैरम खां का जगह लिया होगा, वो चाहेगा इसको उड़ा दो, मेरे बेटे कंपटीशन ही नहीं बचेगा। उसको राजनीतिक सुरक्षा चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी कारण से अकबर का राज बड़ा था, अगर कोई छोटा राजा हो और ये जान बचा करके ये महिला किसी तरह से उस राज्य से बाहर चली जाए, तो वहां तो कम से कम उस राजा का भी भय है। दूसरे राज्य में जाने के बाद क्या होगा, उसमें कौन सा पॉक्सो, कौन सा क्या, कौन कायदा। इसलिए हरम का कैसा। लेकिन हम आप आम आदमी हैं, आम आदमी एक विवाह देखा है, वो आम आदमी की तरह कहेगा कि देखो ये हरम है, यानी ये गलत ही। समझ गए? इसमें कोई भी युवा हो जाएगा तो वो प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब उसकी माँ क्यों न वहां रह रही है, मतलब उसको उस बाउंड्री से बाहर आना पड़ेगा बात करने के लिए। कारण कि हिंदू संयुक्त परिवार जो है, उसमें आप पूरे के पूरे घर में चले जाइए तो वो चाची है, वो मासी है, वो मामी है। यहाँ क्या है, 80% महिला का एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है। क्योंकि हम एक घटना बताए ना, कोई दूसरा घटना घटा कि एक राजा मुस्लिम था, एक दूसरे राजा राज पर हमला किया, मान लीजिए उसको खत्म कर दिया, उसका राज अपने में विलय कर लिया, तो या तो उसकी पत्नी को जेल डाल देना पड़ेगा। हम आप क्या होता है, हर घटना को कॉमन आदमी की तरह सोचने लगते हैं। ठीक ना? आखिर मस्तानी का क्या हुआ अंतिम हासिल? या तो मस्तानी रानी बन के रहेगी उसका, या नहीं तो जो हुआ वो होना है, 2 ही काम होगा। तो या तो आप उस राजा की पत्नी को अब क्या करेंगे कि या तो उसकी हत्या होगी, या तो जेल में डालेंगे, या नहीं तो वो हरम में रहेगी। उसका टोटल कंसेप्ट समझिए, सामाजिक आर्थिक ये इतिहासकार के हिसाब से बताया। अब इसको धार्मिक जामा पहनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप उसको आप जो भी धार्मिक में कह दीजिए। तो जब आप इसको एक पॉलिटिकल मतलब कि डिसीजन दीजिएगा, इसमें देखिएगा, तो ये आपको सिक्योरिटी ऑफ वीमेन ही दिखाई देगा कि अकेला राजा ही है जो उस हरम में प्रवेश कर सकता है, उस बाउंड्री के अंदर। समझ गए? जो हरम जो घर होता था, उसके अलावा वहां अंगरक्षक तक महिला रखा जाता था। 14 साल का बच्चा हरम से बाहर, उसको अपनी माँ से मिलना है तो बाउंड्री के बाहर बुला करके ये करेगा। आप जरा बताइए कि उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हरम क्या है, तो ये अकबर का दोष है कि आपका दोष है?
लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब आप इतिहास पढ़िएगा। जब आप इतिहास उस हिसाब से नहीं पढ़िएगा, जो 10 रुपया वाला इतिहास है अब तो नहीं बोलते हैं, वो स्पेशल जगह बिकता है, जा खरीद लीजिएगा, महाराष्ट्र में है तो वहां जा खरीद के लाइएगा। वो वाला इतिहास पढ़िएगा, ये बंद होगा तो बता देंगे जगह का नाम, वो वाला पढ़िएगा तो तब आप कहिएगा कहे देखो मुसलमान में ऐसा होता है। हमको एक भी कॉमन पब्लिक जो है, एक आम आदमी के यहाँ दिखा दीजिए कि हरम होता था तो मान। पॉलिटिकल सत्ता जिसके पास है ना वहीं हरम होगा, क्योंकि उसको सिक्योरिटी ऑफ वीमेन के हिसाब से सोचिएगा। ये बताइए कि बैरम खां, सबको आप एक ही नजरिया से मत सोचिएगा। बैरम खां कितना उम्र का था? अकबर की कितना उम्र का था? जरा ये बताइए। माँ बेटा की उम्र का। जब अकबर विवाह किया होगा 22 साल का होगा तो वो तो बूढ़ी हो गई होगी, 50 साल की होगी। आप जरा बताइए कि उस बुढ़ापे में उसको कौन खिलाएगा? हर एंगल से जो हम लोग को समझाया गया, जो टीचर 3 घंटा पढ़ाए कि हरम का कंसेप्ट क्या है, आपको ये वाला ऐसे करके आज ऑप्शनल पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे आगे, लेकिन पहले जरा बुक्स का आपके पास होना चाहिए। आप ये बताइए कि वो कहाँ खाना खाती थी, कैसे खाना खाएगी बुढ़ापे? क्यों? ये सीरियल आया हुआ है, अगर आप उस सीरियल को देखें, उसका अपना बेटा, अपना बैरम खान का बेटा, उस विडो का बेटा इतना बदमाश है। सीरियल आया था अकबर, देखिए अपनी माँ का हाथ पकड़ के ऐसे घुमा दिया। कुछ मांग रहा था, सोना चांदी कुछ लाओ, नहीं दिया तो माँ का हाथ पकड़ के घुमा दिया था। वो डायलॉग जो बोली है वो थर्रा गया और भाग गया। बोला कि तुम शायद भूल रहे हो कि अकबर के मलिका का तुमने हाथ छू लिया। अब हम तुम्हारी माँ नहीं है, अगर हम अभी जाके राजा से शिकायत करते हैं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। हरम का कंसेप्ट ऐसे समझिएगा। अगर मान लीजिए कि इसके बाहर अकबर उनको जगह दे देता है, एक घर बना करके, तब जानते हैं तब वो रोज आती जहां पना फरियाद, वृद्धा पेंशन चाहिए, समझ रहे हैं, हमको सोशल सिक्योरिटी चाहिए। तो कंसेप्ट यहां पर हरम का ये था। अब बाद में राजा ही गड़बड़ हो जाएगा, दम ही नहीं रहेगा उस राजा में, खुदे मोहम्मद शाह रंगीला है, तब फिर वो हरम का विभत्स रूप दिखाएगा। समझ गए? संस्था या व्यवस्था कोई खराब नहीं होता है, आप उस व्यवस्था को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं ना, वो अच्छा या खराब होता है, ये सिखाता है मध्यकाल। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना? पहले पढ़िए बढ़िया से, एक बार इसको समझिए मध्यकाल को। मध्यकाल को सेकुलर तरीके से समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप जो है इसके बारे में लिख पाइएगा। तो अब जरा मिनहाजुस सिराज उसके बारे में देखें। सबसे पहले लिखिए, यह गौड़ देश का रहने वाला, बंगाल, अभी 8 सुल्तान का भी शासन देखने वाला आदमी आएगा, ये 4 सुल्तान का शासन देखा। लिखिए, इसने 4 सुल्तान का शासन देखा था। पहला इल्तुतमिश, दूसरा रजिया, एक मिनट, 4 में 5 लिखिएगा, बहराम शाह, बहराम शाह, नासिरुद्दीन महमूद,
बलबन का प्रारंभिक वर्ष, बलबन का प्रारंभिक वर्ष। अब जरा हरम के कंसेप्ट पर ही अपने थोड़ा इस बलबन वाला आगे बढ़ समझिए। बलबन वो है जो किसी सिनेमा में एक विलन से सुनिएगा कि अंतिम में हीरो को, मतलब एक तरह से वो अनुनय विनय है लेकिन डायलॉग मार के बोलता है कि इस कुर्सी पर हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए हैं, घिस घिस करके पहुंचे हैं, जूता घिसना पड़ा है, तब तुम ऐसे ही मेरा साम्राज्य खत्म कर दोगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को यही बोला होगा ये ऊपर से। आप सोचिए कि अमीर ए आखुर, अस्तबलों का अध्यक्ष, ये सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन राजा का घोड़ा देखभाल करने वाला आदमी सुल्तान बन रहा है, इसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि इल्तुतमिश निकला था, पीछे से गर्दन काट लिया और सुल्तान बन गया। कितना बाद नंबर लगा है, देख रहे हैं ना। इल्तुतमिश का गुलाम है जो खुद ऐबक का गुलाम, और जो खुद गोरी का गुलाम। इसका स्टेटस क्या होगा जरा ये बताइए। गोरी के गुलाम का गुलाम का गुलाम, माने चौथा नंबर का विलन हुआ सिनेमा में। तो ये आदमी जब सुल्तान बनेगा तो जरा ये बताइएगा कि इसमें रजिया और बहराम शाह के बीच जो संघर्ष हुआ है, ठीक है, तो जो महिला इल्तुतमिश के हरम में थी, आप जरा बताइए, तो रजिया उस हरम में क्या करने जाती होगी? तो महिला है, लेकिन रजिया को भी ये देखना पड़ेगा, राजा के रूप में सुरक्षा देना। यही सब उदाहरण आता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हरम ट्रांसफर होता था राजा को, तो अगर पुरुष के बाद पुरुष ही राजा हुआ तो आप जो एंगल सोच रहे हैं सोचते रहिए, लेकिन अगर आप रजिया को सोचिएगा तब रजिया महिला होकर के उस हरम में क्या करने जाती थी? हाँ, नहीं, सुल्तान होने के बाद वो हरम रजिया का हरम कहलाएगा। ये कह रहे हैं एज ए सुल्तान, यानी देखभाल करने जाती थी ना, वो ट्रांसफर हो रहा है। अब जरा बताइएगा, वही ट्रांसफर होगा बहराम शाह को, बलबन तक को। अब जरा बताइए, अगर ये प्रक्रिया ना हो तो इल्तुतमिश के हरम की एक भी महिला जिंदा बचेगी बलबन के काल में? अगर बलबन का उस हरम पे अधिकार ना हो कि ये सभी महिला हमारी है, तो एक को भी जिंदा रहने देगा? एक को भी जिंदा मान लीजिए नहीं रहने देगा, तो मनरेगा का जैसे घटा दिया जो है बजट ही घटा देगा कि नहीं देगा? हर एंगल से सोचिएगा कि क्यों हरम को ट्रांसफर किया जाता था सुल्तान। एक हरम में अगर वो सुल्तान बहुत लोकप्रिय है तो 1000 महिला है। संभव है कि वो सुल्तान या बादशाह 1000 महिला से मिल पाता होगा? माना एक उद्देश्य नहीं है, ये एक सिक्योरिटी का उद्देश्य, ऐसे समझिएगा। तो यहां से अब आप इसको समझिए कि जैसे दरबार का कभी ट्रांसफर होगा, दरबार का अधिकारी ट्रांसफर होगा, वैसे ये हरम भी एक सुल्तान से दूसरा सुल्तान, दूसरा सुल्तान से तीसरा सुल्तान। अब सुनिएगा, इस हरम में 100 महिलाएं जो ट्रांसफर हुआ था ऐबक से, लेकिन यहां तक आते आते 25 महिला मरी भी तो होगी। हरम की संख्या हमेशा निश्चित नहीं होती, विशेषता ध्यान रखिएगा। इस सब में किसी में दम लगता है कि कोई एरिया जीता होगा, तो इसमें हरम का विकास कैसे होगा? ठीक ना। इस सब में ऐसा लगता है कि कोई दरबारी का गर्दन काट लिया होगा, तो कभी हरम छोटा भी हो सकता है, कभी हरम बड़ा भी हो सकता है।
ठीक है ना, बलबन आते ही फिर विकास हो गया होगा। अलाउद्दीन खिलजी के हरम में कितने लोग होंगे, कितना बड़ा एरिया जीता है, आप इन चीजों को देखिए। तो कंसेप्ट इसलिए था। ठीक है, चलिए अब आगे। तो मिन्हा सिराज में लिख लिए सबका नाम। अब वो एक किताब लिखा है, उस किताब का नाम है ताबकात ए नासिरी। किताब का नाम टीचर हमेशा अपने मूड में पढ़ाता है। नेहरू जी को रहने दीजिए, ब्रेक के बाद भी इल्तुतमिश जी को ही पढ़ लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमको यही पढ़ाने में आज मजा आ रहा है। आप जब ये पढ़ाए तो अचानक लगा कि नहीं, इसको कंप्लीट ही कर देते हैं, कम से कम दिल्ली सल्तनत तक पूरा हो जाएगा। तो चलिए लिखिए ताबकात नासिरी। देखिए अभी आप पढ़े हैं ताबकात किसको कहते हैं, एक बार जानते हैं। किसी के बारे में लिखना विदाउट डेट, नहीं तो हो जाता तारीख नासिरी। तब वर्णन तो किसी नासिरी राजा का है, देख लीजिए आपके लिस्ट में आ रहा है नासिरुद्दीन महमूद। तो जब किताब किसी एक राजा को डेडिकेट करिएगा तो यहां उसका नाम होगा, ठीक, और उनके बारे में भी लिखिएगा विदाउट डेट, तो वो ताबकात होगा। लिखिए यह पुस्तक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। अब देखिए हम 3 नाम खाली जान के लिखेंगे जो लोकप्रिय, ठीक है ना, ईसा, मूसा, मोहम्मद। हम तीनों के ही आगे हजरत लिखते हैं। ठीक है ना, माना कहीं न कहीं तीनों में कुछ समानता है। तो इसका मतलब समानता यही है कि अगर ये पैगंबर हैं तो ये भी पैगंबर है और ये भी पैगंबर है। सबके बॉस हैं अब्राहम, माना फाउंडर उस नेचर वाले धर्म का। इस्लाम के फाउंडर तो मोहम्मद साहब ही होंगे, ईसाई धर्म के फाउंडर तो जो है वो आप ईसा मसीह को ही मानिए, लेकिन ये पैगंबर वाली परंपरा जो है, तभी देखिएगा कि आजकल पोस्ट आता है लड़ाई करने वाला, ईसा मसीह ने खुद को भगवान नहीं कहा, मोहम्मद साहब ने खुद को भगवान नहीं कहा, देखो मेरे कृष्ण को, इसने कहा कि मैं ही सब कुछ। तो लड़िए जितना लड़ना है, और क्या। तो देखिए जरा, तो मोहम्मद साहब के पहले भी जो पैगंबर हुए उनका भी वर्णन इस किताब में है। तो हमको इस पैगंबर परंपरा वाले रिलीजन की जानकारी मिलती है बेस, बाकी सबका अपना अपना धर्म है। तो लिखिए इसमें इस्लाम के उदय के पूर्व के पैगंबरों की जानकारी मिलती है। इस्लाम के उदय के पूर्व के पैगंबरों की जानकारी मिलती है। अगला, भारत पर तुर्की आक्रमण की जानकारी मिलती है। दिल्ली सल्तनत के स्थापना की जानकारी है।
इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है। तो ऊपरे जब जान गए तो अपने आप पता चल जाएगा। इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है। बलबन के प्रारंभिक वर्षों की जानकारी मिलती है। तो एक ब्रेक देते हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये एक दिखाते हैं आपको। हमको ना राजस्थान में जब हम जाते थे पढ़ाने तो कहा गया था कि RAS का सेमिनार आपको लेना है। तो तमाम किताब में क्वेश्चन आजकल दिया रहता है, कितना आता है, लेकिन देखिए बेसिक का हम खुद ही एक एक को गिने हैं। ये देखिए ये स्टैटिस्टिक्स वाला परंपरा है। इसीलिए आज हमको अगर कोई कहे कि RAS का जो है आप ले लीजिए ये सेमिनार, तो हमको उसमें भी दिक्कत नहीं। हमेशा काम ना बेसिक करिए। एक बार मेहनत पड़ेगा, लेकिन आप तुरंत कह देंगे कि भारत का इतिहास 12 आता है, भूगोल 6 आता है। देखो राजस्थान वहाँ भारी है, 15 क्वेश्चन आता है। ये वाला मीनू दे देते हैं, इसको काम आएगा। आप लोग को राजस्थान दीजिएगा नहीं। तो चलिए अब बात, ये अभी मिला भाई, खोज के नहीं लाए हैं, इसी में